हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फारियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, जिसमें हमने भारतीय अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पाश्चात्य अर्थचिंतन, वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकर्स, अर्थात पश्चिमी आर्थिक विचारक। तो चलिए देखते हैं कि पाश्चात्य आर्थिक विचारक ने कौन कौन सी परिभाषा दी हुई है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में भी गहरा मतभेद रहा है। क्यों रहा है मतभेद? क्योंकि अर्थशास्त्रियों के द्वारा इतनी अधिक परिभाषा दे दी गई हैं कि यदि अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर अब तक पाश्चात्य विचारकों ने जितनी भी परिभाषा दी है, यदि उनमें से हम सोचें कि कोई एक उचित परिभाषा निकाल ली जाए तो यह काम बहुत ही कठिन है। इतनी अधिक परिभाषा होने पर भी कि कौन सी उचित है कौन सी नहीं है, इसमें अभी एक वाद विवाद चल रहा है इसमें, और यह वाद विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी यदि हम सोचें कि किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा उचित रहेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए अर्थशास्त्र की जितनी भी उपलब्ध परिभाषाएं हैं उन सबका एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लिया जाए। तो अध्ययन की सुविधा से पाश्चात्य विचारकों द्वारा जो परिभाषा दी गई है, चलिए हम उनका अब अध्ययन कर लेते हैं। धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी परिभाषा जो दी गई हुई है वो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने दी है, और एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा है। और इसी तरीके से कल्याण संबंधी जो परिभाषा है उसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है, और इसे उन्होंने कल्याण का शास्त्र कहा है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दी गई है, और इस दुर्लभता या सीमित साधनों का साधन भी शास्त्र भी कहते हैं। विकास संबंधी परिभाषा। विकास संबंधी परिभाषा सैमुअल्सन द्वारा दी गई है, जिसे उन्होंने विकासोन्मुख शास्त्र कहा है। तो इस वीडियो में हम धन संबंधी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन से हैं? जिसमें एडम स्मिथ हो गए, जेबी से बाकर हो गए, है ना, जेबी से हो गए, बाकर हो गए। तो इस तरीके से इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने माना है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और इनके द्वारा सन 1776 में एक किताब लिखी गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज। किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब? यह अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ, इन्होंने कब लिखी थी? 1776 में इस किताब को लिखा था, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। और इस पुस्तक में क्या था? उन्होंने बतलाया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। तो इस प्रकार यह क्या हो गया? धन का विज्ञान हो गया। तो एडम स्मिथ क्या मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? धन का विज्ञान है। जेबीसी के अनुसार अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो यहाँ जेबीसी भी मानते हैं कि धन की विवेचना करना ही अर्थशास्त्र है। एक और अन्य अर्थशास्त्री हैं बाकर, उनके अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एडम स्मिथ हो गए, जेबीसी हो गए और बाकर हो गए, इन सभी ने अर्थशास्त्र को क्या माना है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। तो उनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या हो गया? धन हो गया। अब यहाँ पर जो धन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो उन वस्तुओं से होता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि धन संबंधी परिभाषा की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अभी आपने देखा एडम स्मिथ, जेबी से या बाकर जी ने जो परिभाषा दी है तो उन्होंने क्या माना है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन राज्य के संबंध में
किया जाता है। तो और धन का अध्ययन किस में किया जाता है? राज्य के संबंध में भी किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री धन है। यह मनुष्य को गौण स्थान प्रदान करता है। मतलब मुख्य कौन हो गया यहाँ पर? धन हो गया। मनुष्य कैसा हो गया? गौण स्थान रखता है। मतलब सबसे ऊपर अगर आएगा तो वह धन आएगा और धन के बाद मनुष्य को माना गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार मानवीय सुखों का आधार धन है। तो जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, उन्होंने माना कि धन ही वह है जो मानव को सुख प्रदान कर सकता है। इन परिभाषाओं में एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो सौहित की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता है। सौहित, तो इसमें क्या माना गया है? सौहित की भावना, मतलब स्वयं का हित हो रहा होगा तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं ही मनुष्य करेगा। ठीक, तो इन परिभाषाओं में क्लियर हो गया कि धन क्यों कमाना है, ताकि अपना खुद का हित हो सके। इन परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय समृद्धि संभव है। तो यहाँ माना गया है कि यदि व्यक्तिगत समृद्धि हो रही है, व्यक्ति का विकास हो रहा है, तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। अब धन संबंधी परिभाषाओं की कुछ आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया था, तो इसके कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, तो उन्होंने अधिक धन कमाने के लालच में जो श्रमिक हैं, जो स्त्रियां थीं, जो बच्चे थे, उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। तो इससे क्या हुआ? इससे देश में धन का उत्पादन तो बढ़ गया, किंतु इससे श्रमिकों का जो स्वास्थ्य था, जो उनका चरित्र था, उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। और इसके परिणाम स्वरूप कई आलोचकों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने इस धन विज्ञान, जिसे एडम स्मिथ, जेबी से और बाकर ने दिया है, इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अर्थशास्त्र को कह दिया कि यह कुबेर की विद्या है। उन्होंने यह कह दिया कि यह रोटी मक्खन का विज्ञान है और यह घड़ित विज्ञान कहकर भी आलोचकों ने इसकी निंदा की है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आलोचना की गई है। धन पर आवश्यकता से अधिक बल। तो एडम स्मिथ के द्वारा जो, या फिर जेबी से या बाकर के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं और जो उन्होंने जो माना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो उन्होंने क्या किया? धन पर ही आवश्यकता से अधिक जोर दे दिया। उन्होंने मनुष्य को क्या कर दिया? साइड में कर दिया। उन्होंने गौण मान लिया, है ना, और धन को सर्वोपरि मान लिया कि धन ही सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए? धन एक साधन मात्र है। धन से क्या होना चाहिए? मनुष्य की आवश्यकता बस की पूर्ति होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे तो उसे साधन मानना चाहिए, ना कि साध्य, है ना। तो यहाँ पर धन पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार से भी आलोचना की है कि इन्होंने मान लिया कि ऐसे मनुष्य की कि जो स्वार्थी है, जो धन कमाने की भावना से बस प्रेरित है, जिसके मन में दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य भावना जैसी कोई नैतिकता है ही नहीं, ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है। मतलब मनुष्य सिर्फ धन और धन बस की लालच में है, धन के अलावा उसके और कोई भी नैतिकता नहीं दिखाई दे रही है। अब तीसरा है आपका अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन का विज्ञान माना है, तो उसके अंतर्गत क्या मान लिया है? उन्होंने भौतिक वस्तुओं बस को शामिल किया है, उन्होंने अभौतिक सेवाओं को शामिल नहीं किया है। जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गया, तो ये सारे लोग भी क्या करते हैं? सेवा देते हैं, सेवा के बदले धन कमाते हैं, पर उन्होंने क्या किया? इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को क्या कर दिया है? संकुचित कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आलोचकों ने धन के विज्ञान की आलोचना की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कल्याण संबंधी परिभाषा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।